please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये बताने का कि खबरों वाले टॉप 5 स्टॉक्स आज कौन से हैं। आइए नजर डालते हैं। तो सबसे पहले नजर रखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर। बीपीसीएल के नतीजे आए हैं और बीपीसीएल के नतीजों में आपको उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। तो पहले दूसरी ऑयल मार्केटिंग कंपनी से निराश किया था, लेकिन यहां पर मुनाफा 24% बढ़ता हुआ नजर आया है। आमदनी 7.5% बढ़ती हुई नजर आई है और EBITDA यानी ऑपरेटिंग लेवल पर भी देखेंगे तो करीब 16.5% की बढ़ोतरी दिखाई दी है। मार्जिन 5.7% पे आए हैं जो सुधरे हैं 5.3 के मुकाबले, और जीआरएम भी करीब 50 सेंट से बेहतर होता हुआ दिखाई दिया है। तो बीपीसीएल के नतीजे हर एक पैरामीटर्स पर उम्मीद के हिसाब से बेहतर नजर आ रहे हैं। पावर ग्रिड के नतीजे लेकिन कमजोर नजर आ रहे हैं। आप देखिए मुनाफा जो है वो अनुमान था कि 2280 करोड़ रुपए का निकल कर आएगा, लेकिन आया कितना 2004 करोड़ का। तो मुनाफा जो है वो अनुमान से कम आया है। मार्जिन्स देखिए अनुमान था कि 89% के आएंगे और आए हैं 83.5% के। तो मार्जिन्स भी अनुमान से कमजोर आए हैं और ऊपर से सीएलएसए का एक डाउनग्रेड आया है। सीएलएसए ने पहले जो बाय की रेटिंग थी उसे अब नीचे करके आउट परफॉर्म की रेटिंग कर दी है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि ग्रोथ आगे इस कंपनी की स्लो होने वाली है। तो पावर ग्रिड में आज थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन बात फिर से तेल की, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोल और डीजल के दाम फाइनली घटाए हैं। 16 दिनों तक लगातार दाम बढ़ रहे थे और आज यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। 60 पैसे डीजल के दाम घटे हैं और करीब 56 पैसे डीजल के और 60 पैसे पेट्रोल के दाम घटते हुए नजर आ रहे हैं। तो 55 से 60 पैसे की ये जो गिरावट है ये एवरेज प्राइस घटने की वजह से की गई है, क्योंकि $5 के आसपास क्रूड सस्ता हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इन कंपनीज को कोई नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वहीं दूसरी खबर आ रही है एविएशन कंपनी की ओर से, क्योंकि फ्यूल सरचार्ज लगाया गया है। 1000 किलोमीटर से छोटे रूट्स के लिए 200 रुपए तक सरचार्ज यहां पर जोड़ा जा रहा है, यानी हवाई किराया आपके लिए महंगा होने वाला है। तो एविएशन कंपनी इंडिगो, जेट, स्पाइस पर भी रखिएगा नजर। फोर्टिस हेल्थ केयर पर भी रखिएगा नज़र। और देखिए आज इसके नतीजे आने वाले हैं। नतीजों के अलावा नज़र रहेगी ऑडिटर्स ने जिस तरह से इस्तीफा दिया था, अब ऑडिटर्स जो नए आए हैं उनका नोट क्या होता है नतीजों पर। साथ ही अब हम आपसे कह रहे थे कि जो बर्मन और मुंजाल की बोली थी उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो पुराना बोर्ड देखिए उसको रिसीव कर रहा था और अब जो नया बोर्ड है वो अब दोबारा से देखिए नई बोलियां मंगा रहा है। तो 31 मई तक बोलियां मंगाई जाएंगी। तो ये एक और तारीख। इसके अलावा नज़र रखिएगा फिर 1 जून पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट को वो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे जो नया बोर्ड अब बना है, और उसके बाद 14 जून एक और तारीख है। 9:30 बजे तक ये कंपनियां जो इच्छुक हैं फोर्टिस को खरीदने के लिए, मुंजाल बर्मन, मलेशिया का IHH और साथ ही मणिपाल और TPG, ये बोलियां अपनी नई जमा करेंगी। तो फिर अब प्रदीप जो हम कहते थे तारीख पे तारीख, तो 3 नई तारीखें अब हाथ लगी हैं शेयर धारकों को, और इसीलिए हम लगातार कहते थे इस शेयर से दूर रहिए, क्योंकि रिजोल्यूशन होने में बहुत वक्त लगने वाला है। और अब नया बोर्ड आया है, और जिस लोगों ने पिछली बोर्ड बैठक करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, हम कहते थे कि देखना होगा कि वो कौन है। नया बोर्ड के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या पुराने बोर्ड के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। तो अब नया बोर्ड बनता हुआ थोड़ा और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स सी अब बोलियां किस तरह की आती हैं, किस भाव पर आती हैं। कल इसीलिए देखिए दबाव इस स्टॉक में देखने को मिल रहा था, 2% नीचे जाकर समाप्त हुआ। 2 और स्टॉक्स जिनके नतीजे आए हैं उन पर नजर रखिए। ग्लेनमार्क फार्मा, मुनाफा यहां पर घटा है 17.5% के आसपास, जो उम्मीद से ज्यादा कमजोर हुआ है। हमें अनुमान था कि मुनाफे पर दबाव होगा, लेकिन इतने दबाव का अनुमान नहीं था। आमदनी 7% घटी है। ये इनफैक्ट उम्मीद से बेहतर नजर आ रहा है आंकड़ा, क्योंकि हमारा जो अनुमान था और ज्यादा कमजोरी का था। लेकिन EBITDA लेवल पर आप देखिए तो वो आमदनी बढ़ने का फायदा निकल जाता है, क्योंकि मार्जिन और EBITDA लेवल पर मुनाफा या ऑपरेटिंग मुनाफा जो है वो हमारे उम्मीद से ज़्यादा कमज़ोर नज़र आए हैं। 26% की गिरावट EBITDA प्रॉफिट में देखने को मिली है, और मार्जिन 14.3 पे आए हैं 18 के मुकाबले। तो यहाँ भी अनुमान से बड़ी गिरावट है। तो कमज़ोर नतीजे ग्लेनमार्क के, और कमज़ोर नतीजे ही कहे जाएंगे डिश टीवी के। इस पर भी आप नज़र डालिए। हालांकि एक खास बात है कि ये नतीजे थोड़े कंपेरेबल नहीं हैं मर्जर्स की वजह से, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो एनालिस्ट के अनुमान के हिसाब से कम दिखाई दिए हैं। आप ये जो आंकड़े देख रहे हैं, पैट बढ़ा या घटा, आमदनी बढ़ी या घटी, ये कंपेरेबल नहीं है। लेकिन
मार्जिन को देखते हुए और आगे जो अनुमान है, एनालिस्ट ने इस रिपोर्ट को देखने के बाद अपने अनुमानों में कटौती की है, तो एनालिस्ट की उम्मीद से ये नतीजे कमजोर हैं डिश टीवी के। चलिए तो डिश टीवी पर ही बात कर लेते हैं। अब देखिए इस स्टॉक ने कल किस तरह का प्रदर्शन दिखाया, आपके सामने रखते हैं। नंबर्स जो हैं प्रदीप बता रहे हैं कमज़ोर हैं। ये स्टॉक भी थोड़ा गिरकर कारोबार कर रहा था, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेज इस स्टॉक पर पता नहीं क्यों बलिगा साहब काफ़ी बुलिश रहे हैं और हमेशा से रहे हैं। ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज 90, 100, कुछ 115 के टारगेट्स भी देते आए हैं। डॉइचे बैंक का नतीजों के बाद 115 का टारगेट है, CLSA का 100 का, मैक्वायरी का 98 का, लेकिन ये शेयर चलता क्यों नहीं? देखिए जो एक्सपेक्टेशन था कि आई मीन इन द लास्ट सो मेनी इयर्स दे गॉट इनफ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, और अभी इसके बाद जो ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, पर वो ट्रैक्शन तो देखने को मिला नहीं है। अभी फिर से एक्सपेक्टेशन है कि पोस्ट दिस वीडियोकॉन टेक ओवर शायद आगे जाके मिलेगा, पर भी आई थिंक एनालिस्ट आर स्लोली गेटिंग डिसअपॉइंटेड। और इसके लिए आपने देखा है कि लास्ट करीब 8-9 महीने में स्टॉक चला ही नहीं है, वहीं पे आई थिंक इट्स इन दैट रेंज ऑफ 10 रुपीज़। ठीक बात है, तो करें क्या? आई थिंक शेयरधारक देखिए हमें लगातार पूछते रहते हैं फेसबुक लाइव पर कि डिश टीवी कब चलेगा कब चलेगा, और हमारा कॉल हमेशा से डिश टीवी पर यही रहा, सेल ऑन एवरी रैली, ये शेयर नहीं चलेगा। और हमें तो लगता है कि अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जिस तरह से अब देखिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये इंडस्ट्री के लिए थोड़ी दिक्कत की बात है। इंडस्ट्री के लिए दिक्कत की बात है, बट व्हाट आई वुड से इज दोज हु हैव बॉट इन द लास्ट 3 इयर्स, पेशेंटली लेके रखा है, आई वुड से पॉसिबली वेट फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। यदि कुछ होता नहीं है तो बेच दीजिएगा। जिन्होंने अभी लास्ट 2-3 महीने में लिया है, अभी बेच के निकल जाना चाहिए। बागले साहब चार्ट क्या कह रहे हैं? हेमंत, अप्रैल 12 को ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था 75-77, और वो तब मुझे लग रहा था कि बेस्ट चांस था वो पैटर्न वाइज कि 100 तक जाए। मैंने आपको कहा भी था कि मुझे लगता है, मैं कह रहा था कि ये शेयर नहीं चलेगा, ये 90 के ऊपर जाने में इसको पसीने आएंगे, कभी नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, 82 का टॉप बना और मैंने आपकी बात सुनी। मैंने जो भी मेरे क्लाइंट को दिलवाया था या व्यू दिया था, मैंने व्यू चेंज किया। उसके बाद वो 75 के नीचे जब से होल्ड कर रहा है, मतलब नीचे जा रहा है, मैंने निकलने की सलाह दी। अभी मेरा व्यू यह है कि 66 ऑन द डाउन साइड, जो 60 तक स्ट्रेच हो सकता है, 62-60 तक, और 80 ऑन द अपसाइड, ये रेंज ये स्टॉक की बनी रहेगी। 80 को क्रॉस करने में इसको पसीना आ जाएगा। 80 ऊपर और नीचे आपने क्या बताया? 62। तो ध्यान रखिएगा साहब, जब 62 आए तब यहाँ पर उससे ज्यादा मंदी मत करिएगा, और जब 80 आए तो तब निकल जाइएगा। ये रेंज वागले साहब, यहाँ पर 15% की गिरावट डिश टीवी में अभी और आ सकती है, तो मंदी करने का एक शानदार मौका। और कल हम अपने एक्सपर्ट से पूछ रहे थे कि ग्लेनमार्क में भी मंदी कर लेनी चाहिए। काफ़ी ट्रेडर्स ने कल मंदी की है, नतीजे के बाद लगता है कि वो और आगे ही बढ़ेगी। अमरीश, आपने नतीजों पर नजर डाली, क्या हर एक पैरामीटर पर हम देख रहे हैं कमजोरी है। केवल आमदनी हम कह सकते हैं कि उम्मीद के मुताबिक दिखाई दी है, लेकिन मार्जिन इतने कम हो गए कि उसका कोई फायदा नहीं। ओवरऑल तो डिसअपॉइंटमेंट है, and I think even going ahead as compared to the other I mean pharma stocks जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत at least bounce back है, I think this stock will underperform। और looking at the results of Sun Pharma, मुझे लगता है कि one should शिफ्ट फ्रॉम ग्लेनमार्क टू सन फार्मा। सही बात है, सन फार्मा में ज़्यादा अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। यूएस का कारोबार ग्लेनमार्क का बहुत ही खराब प्रदर्शन दिखा रहा है, और सबसे पहला स्टॉक है जो नए 52 हफ्तों के निचले स्तर लगाना शुरू कर रहा था ग्लेनमार्क। और देखिए अभी भी कोई अच्छी खबर निकल कर आ नहीं रही। घरेलू कारोबार थोड़ा सुधर रहा है, लेकिन यूएस का कारोबार तो लगातार डिसअपॉइंट। क्योंकि पिछले 5-6 दिनों में एक बाउंस आया है नतीजों के पहले, तो यहाँ पर आपको मंदी करने के बेहतर मौके नजर आएंगे। क्योंकि हम आपको अगर हफ्ते भर का मूव दिखाएं, आप पूरे साल का हाल देख रहे हैं 13%, लेकिन ये आप देख सकते हैं नीचे से एक उछाल आता हुआ जो पिछले कुछ दिनों में दिखाई दिया था। 1 महीने में नहीं, पिछले 1 हफ्ते का जो आप आखिर का हिस्सा देख रहे हैं, वो आपको एक मौका यहाँ पे गिरावट का दे सकता है। ये संकेत साफ तौर पे देखिए 6% की तेजी देखिए, और उसके बाद ये नतीजे आए हैं और इनके लिए दिक्कतें कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो नतीजे जो आप 6% का मूव दिखा रहे हैं, ये जो हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं अमरीश कि सन फार्मा में शिफ्ट हो जाइए, सन फार्मा की वजह से आए। सन फार्मा में जो तेजी देखने को मिली उसके चलते ग्लेनमार्क भी भाग गया। खैर ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद बहुत सारे स्टॉक्स हैं। वागले साहब, पेट्रोल डरवा लिया आज तो सस्ता हुआ है। कल और सस्ता होगा। अच्छा, तो आज आधा डलवाया है और कल और डलवाएंगे। चलिए ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए SGX निफ्टी 70 पॉइंट नीचे नजर आएगा आपको, और हांगकांग के बाजार पर नजर डालिए, करीब 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट वहां देखने को मिल रही थी। 470 पॉइंट का नुकसान इस वक्त भी देखा जा रहा है। कमजोर शुरुआत होगी
देश के बाजारों में, ये तो साफ है। लेकिन जिन स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए और किन शेयरों पर बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की FIIs की नजर है, सबसे पहले आपको वही बताते हैं। हर्षदा हमारे साथ जुड़ चुकी है। हर्षदा, M&M से ही शुरुआत करेंगे मेरे ख्याल में। जी हाँ, यहीं पर सबसे ज्यादा बुल कॉल्स आए हैं और CLSA ने अपना टारगेट काफी सब्सटैंशियली बढ़ाया है। दरअसल 1000 के ऊपर के टारगेट्स का जिक्र ज्यादातर ब्रोकरेजेस ने किया है। CLSA कहता है बाय करें, 1075 का टारगेट है। याद रखिए, पहला जो टारगेट था वो 960 रुपए प्रति शेयर का था। उनको लग रहा है कि इस समय अगले साल के लिहाज से भी स्टॉक काफी अट्रैक्टिव है, खरीदना चाहिए। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट का दर्जा दिया है 1063 के टारगेट के साथ। मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे हैं और एक बेहतरीन नंबर्स का सेट है, ये मॉर्गन स्टैनली कहता है। क्रेडिट स्विस ने 1030 का टारगेट दिया है, ये बड़ा है 970 के भाव से। नोमुरा भी कह रहा है बाय करेंगे, 149 का टारगेट है। यहां पर सिर्फ जेफरीज ने 975 का टारगेट दिया है, हालांकि इन्होंने भी अपना टारगेट 860 से बढ़ाकर 975 किया है। साथ ही कोल इंडिया, और कोल इंडिया के नतीजों को लेकर काफी असमंजस था कि स्पेशली वो बड़ा एम्प्लॉय कॉस्ट कैसा असर डालेगा गोइंग फॉरवर्ड। इस सब को नजरअंदाज करते हुए ब्रोकरेजेस ने कहा है कि स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस रहेगा। खासकर मक्वायरी का व्यू यही है, वो टारगेट 335 का दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली हालांकि थोड़ा सा अंडरवेट है, 245 के टारगेट के साथ जाएगा। और नोमुरा ने न्यूट्रल कॉल दिया है, 332 का टारगेट। जेफरी 350 के टारगेट की बात कर रहा है, बाय करेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक को। उनको लग रहा है वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो चले हैं। वहीं BPCL नंबर्स अच्छे लगे हैं बाजार को। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 574 का टारगेट है। जेफरीज ने इनफैक्ट कहा है कि स्टॉक थोड़ा सा फिसल सकता है, इन्होंने अपना टारगेट काटा है। 425 था, 360 का दिया, अंडर परफॉर्मर की रेटिंग है। लेकिन डिश टीवी के नंबर्स पर आज फोकस रहेगा और CLSA काफी बुलिश है डिश टीवी पर। 100 का टारगेट आया है, वो बाय रेटिंग बरकरार रखना चाहेंगे। उनको लगता है कि अच्छा खासा ग्रोथ मोमेंटम स्टॉक पकड़ेगा जरूर। डॉइचे बैंक 115 के टारगेट से बाय कॉल दे रहा है। मक्वायरी ने डिश पर 98 का टारगेट दिया है, आउट परफॉर्म की रेटिंग है। पावर ग्रिड के नंबर्स पर आज CLSA की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मर से अब बाय का कॉल आता हुआ और टारगेट थोड़ा सा कम हुआ है, 237 का टारगेट जो पहले 250 का था। ओके, तो ये है वो सारे रिपोर्ट्स जिन पर आज के दिन आपको नजर रखनी चाहिए। शुक्रिया हर्षदा आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो इन स्टॉक्स पर नजर डालेंगे नतीजों के बाद। कुछ रिएक्शन हमने कल देखा और आगे देखने को मिलेगा कई एक पे। M&M खास तौर पे फोकस में बना रहेगा, जैसे कि हम बात कर रहे थे। लेकिन हमारे साथ हमारे एक और एक्सपर्ट अब जुड़ रहे हैं, किरण जाधव। किरण, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए, कमजोरी के साथ बाजार खुलेंगे, क्या आप शॉर्ट करने वाले हैं निफ्टी में, और इसके अलावा किन स्टॉक्स पर आज आप ट्रेड कर रहे हैं? प्रदीप जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा मानना है कि 10,550 10,500 क्रूशल सपोर्ट जोन है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। डेरिवेटिव डेटा भी यही बता रहा है कि 10,500 पे काफी पुट राइटिंग हो चुकी है, तो इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो मेरा मानना है इधर से छोटा सा बाउंस बैक आ सकता है। हालांकि मैंने शुक्रवार को भी यही कहा था कि प्रोडक्टिव पुट्स बाय करके चलना चाहिए। जिस तरीके के चार्ट पैटर्न्स है, मेरा मानना है कि 10,600 के नीचे ही इस सीरीज की क्लोजिंग हो जानी चाहिए। इस लिहाज से मैंने 2 स्टॉक्स चुने हैं जो कि शॉर्ट ही है। सेल है ICICI बैंक पे, स्टॉप लॉस रहेगा 293 का, टारगेट्स 276 के देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा रहेगा टाटा मोटर्स, जहां पे शॉर्ट करने की सलाह है, 296 का स्टॉप लॉस, 282 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ऑलराइट, तो इन स्टॉक्स पर रखिए नज़र। टाटा मोटर, मैं पूछने ही वाला था कि टाटा मोटर आज क्या नए 52 वीक लो लगा देगा। 284 के ये 52 वीक लोज हैं, 282 का देखिए टारगेट। तो जवाब किरण जी से सवाल पूछने से पहले ही मिल गया। टाटा मोटर और टाटा मोटर का DVR अंडर परफॉर्म आज कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में ये जो समस्या निकल कर आ रही है इटली की, वो दिक्कत भरी हो सकती है। और कौन से स्टॉक्स हैं सर जहाँ से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, जो ग्लोबली लिंक्ड हैं? क्योंकि आज एक बात तो समझ में आ रही है, इटली वाली दिक्कत, यूरोजोन के ऊपर संकट, टाटा मोटर्स गिर सकता है। क्या टाटा स्टील भी गिर सकता है? क्योंकि टाटा स्टील का भी बड़ा कारोबार है। काले साहब, आप टाटा स्टील के चार्ट्स देखिएगा और सर बताइए और कौन से ग्लोबली स्टॉक से आज थोड़ा परहेज करना चाहिए ट्रेडर्स को, और शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटीज जहाँ आपको दिख रही हैं? टाटा स्टील में तो शोली लग रहा है, बिकॉज ओवरऑल जो स्टील का साइकिल है, आई थिंक दैट्स वीकनिंग, और उसका तो इफेक्ट ऑलरेडी वी हैव सीन इन टाटा स्टील विच हैड करेक्टेड. Or now because of this global issues and clearly the issues in the eurozone, मुझे लगता है कि this stock can still fall at easily about 6-7% from here. भाई साहब, पिछली बार जब हमने बात करी थी टाटा स्टील गिर सकता है, उस दिन 6% गिरा था। ये बताइए आज ये दिक्कत है, अब अगला लेवल आपको नीचे का क्या नज़र आ रहा है? बहुत
जोरदार तेजी हुई है देखिए टाटा स्टील में, और वो तेजी हमने बिल्कुल सही पकड़ी है और इसीलिए हम मंदी को भी पकड़ने की सही कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए टाटा स्टील में कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है? हेमंत, हमने तेजी को भी सही पकड़ी है और हमने जब 700 के नीचे गया था 680 690 हमने कहा था कि अभी निकल जाना चाहिए, तो हमने ये डाउनफॉल भी पकड़ा है और यहाँ पर इतने गिरने के बाद एक 30-40 रुपया और जा सकता है। 540 का मेरा टारगेट होगा और 540 के नीचे अगर ये चला जाता है तो मैं थोड़ा सा वरीड हूँगा, क्योंकि पैटर्न फिर स्पॉइल हो जाता है, जो मुझे नहीं लगता है कि 535 540 के नीचे ये जाएगा, जो कि यहाँ से 5-6% है जो आप बोल रहे हो। ओके 540 तक के लेवल आपको टाटा स्टील में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस रहा है। टाटा मोटर्स तो गिर ही रहा था, वहां पर और नई कमजोरी दिखाई देगी, लेकिन टाटा स्टील पे आपको दबाव बढ़ता हुआ अब दिखेगा। लेकिन जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की जब आप बात कर रहे हैं और वही मेटल स्पेस की वागले साहब, तो नज़र आपकी दूसरे स्टॉक्स पर भी होनी चाहिए, खासतौर पर हिंडाल्को, वेदांता। इनके चार्ट्स पे नजर डालिए। वेदांता तो कल मुश्किल से बुरी खबरों से लेकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, और हिंडाल्को चूंकि नोवेलिस की वजह से इनका भी बड़ा एक्सपोजर है ग्लोबल मार्केट में। क्या दिखता है आपको इन दोनों चार्ट्स पे? प्रदीप, मैं इसमें इतना बेरिश नहीं हूँ। ये बात अलग है कि निफ्टी अगर 10,200-300 चला जाए तो ऑब्वियसली विद द निफ्टी गिरना वो एक बात होगी, बट ऑन देयर ओन इनफैक्ट कल अगर आपको याद होगा मॉर्निंग में हमने कहा था कि 240 वेदांता थी, काफी शानदार रिकवरी एग्जैक्टली वो बॉटम 238.50 ऐसे कुछ जाके आई थिंक क्लोज वाज स्ट्रांग। हैविंग सेड दैट पॉजिटिव बायस बट अ लिमिटेड अपसाइड, ऐसा नहीं है कि वन वे भागेंगे, इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है। दोनों हिंडाल्को और वेदांता मेरे लिए शॉर्ट टर्म में बाय ऑन डिक्लाइन, अभी आज के जैसे करेक्टिव फॉल आता है तो 3 से 4 दिन के लिए बाय करके चले, आपको एक 5-7% अपसाइड। तो किस लेवल पर आप खरीदना चाहेंगे? वेदांता वही लेवल है, 240 ब्रेक नहीं करना चाहिए, तो आपका स्टॉप लॉस 238 होगा। ऑन द अपसाइड 255-260 तक जा सकता है। हिंडाल्को हिंडाल्को भी मतलब एक 2% का डाउनसाइड होगा। जो हिंडाल्को क्लोज है 242, मैं समझता हूँ 230 के स्टॉप लॉस से बाय करें, अराउंड 235-36 मिलता है तो इसका टारगेट होगा लगभग 255-260। जी हाँ, वेदांता के चार्ट को आप ऐसे समझिए, देखिए कल सुबह जब खबरें आई खराब कि वेदांता का टुटीकोरिन प्लांट जो है वो दरअसल बंद हो रहा है, सरकार ने कह दिया है कि इसको बंद करेंगे वो, और हमने आपसे क्या कहा, जहां खुले वहां खरीदिए, शॉर्ट मत करिए। देखिए गैप डाउन खुला 6% और वहां से क्या रिकवरी आई, और हमने कहा था कि हमें आश्चर्य नहीं होगा कि ये स्टॉक अगर आपको हरे निशान में जाकर दिखे, और आप देखिए दिन में 2 बार ये दिखा है, एक बार दोपहर में और दोपहर के बाद यूरोप के बाजारों में कमजोरी आई, बाजार जोर से गिरा। इसके साथ साथ निफ्टी का चार्ट लाते हैं, देखिए जब ये हरे निशान में आया तब बाजार दरअसल गिर रहे थे और स्टॉक ने अंत में जाकर फिर से हाइज लगाने की कोशिश करी, और जहां उससे एक दिन पहले बंद हुआ था वहीं जाकर समाप्ति दी और दिन के निचले स्तर से 7% की रिकवरी देखने को मिली है वेदांता में। तो देखिए खबरें चाहे कहीं भी आप कुछ भी सुने, एनालिसिस तो सीएनबीसी आवाज पर जो दिया जाता है वही सही होता है। और कल का ट्रेड तो यही था हेमंत कि आपको यहाँ से खरीदारी करनी है, और देखिए शुरुआती मिनटों में ही इसने दिन का लो बनाया है, तो वहां से जो पूरी की पूरी तेजी बनी, हम ये मानेंगे कि हमारे दर्शकों ने तेजी करके। वागले साहब से सवाल भी यही था कि जहां खुले वहीं खरीद ले, और वागले साहब ने कहा था कि 240 के नीचे जाना मुश्किल है। 228 के आसपास का 1 सेकंड के लिए इसने टिक दिखाया और उसके बाद से रिकवरी 38 के आसपास का टिक दिखाया। वागले साहब कैसे कर लेते हैं आप ये सब? बहुत मेहनत करने चलिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है वागले साहब को, और आप ही के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। और एक और दमदार एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो बढ़िया राय आपको लगातार सीएनबीसी आवाज पर देते आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अश्विनी गुजराल जी की। ashwinigujaral.com के फंड मैनेजर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या व्यू है आज के मार्केट को, किस तरह से ट्रेड करेंगे आप? गुड मॉर्निंग। पहले तो ये है कि लोकतंत्र को और जगहों पर भी खतरा होता है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं होता। तो फिलहाल के लिए जो 4 दिन की 3 दिन की रैली थी वो समाप्त हो गई है, और मेरे हिसाब से ये मार्केट बहुत आसानी से सपोर्ट लेगा नहीं, क्योंकि कल लार्ज कैप्स में गिरावट आई। अक्सर ये होता है कि मिड कैप डिक्लाइन ज़्यादा होता है, और बजाज फाइनेंस, कोटक, इस टाइप के स्टॉक्स जो है ऊपर चलते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कल की गिरावट में जो दिग्गज शेयर थे, SBI, ICICI, इन सब में गिरावट आई है। तो जहाँ भी खुलता है वहाँ से अगर थोड़ी बहुत भी रैली आती है तो वापस शॉर्ट पोजीशन लेना चाहिए, और चांसेस आर के हम वापस जहाँ से स्टार्ट हुए थे 10,400 वहीं वापस पहुँचेंगे।
10,400 तक वापस आपको निफ्टी देखने को मिलेगा। ये कॉल फिलहाल अश्विनी की ओर से आ रही है, तो ऐसे में किसी भी उछाल में आप शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे इंडेक्स में। लेकिन किन स्टॉक्स पर नजर है और ऐसे में शायद आप शॉर्ट ही कॉल्स ज्यादा देते हुए नजर आएंगे आज अश्विनी? देखिए, शॉर्ट की कॉल कल भी 1 बजे के बाद से थी और वहाँ पे जो ओवरनाइट लोगों ने अगर लेकर गए हों तो उनको इनिशियली खुलते ही अच्छा मुनाफा होगा। और यहाँ पे गैप डाउन जब इतना ज़्यादा होता है तो उसमें एक बात ध्यान रखने की है कि अगर आप खुलते ही पहली टिक पे काम करेंगे तो नीचे फंस जाएंगे और शेयर हो सकता है आपके रेट से 3% ऊपर हो जाए। तो पहली बात तो खुलते ही काम ना करें। 20, 30, 40 पॉइंट की रैली निफ्टी में अगर आए नीचे से लोज से तो फिर वहाँ पे फ्रेश शॉट लें। तो अजंता फार्मा में सेल है 1030 का स्टॉप, 990 का टारगेट। वोल्टास में सेल है 548 का स्टॉप, 530 का टारगेट। LIC हाउसिंग में सेल है 492 का स्टॉप, 470 का टारगेट। M&M फाइनेंशियल में सेल है 478 का स्टॉप, 455 का टारगेट। और डाबर में बाय है 380 का स्टॉप, 395 का टारगेट। ऑलराइट, तो ये तमाम स्टॉक्स पर रखिए नजर। डाबर में तेजी और M&M फाइनेंशियल देखिए कल भी जोर से पिटा था और आज भी दबाव दिखा सकता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, वोल्टास जैसे स्टॉक्स में भी आपको मंदी करके पैसा बनेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा उछाल में बिकवाली करने की राय है, खुलते ही यहाँ पर मंदी करने की राय नहीं है। अश्विनी गुजराल जी, शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और नोट कर लीजिए अश्विनी के दूसरे टाइम्स अब तो हमारे साथ जुड़े ही हैं, साथ ही 9:45 पर भी जुड़ेंगे, 12 बजे भी जुड़ेंगे, 1:20 पर और 2:40 पर हमारे साथ दोबारा से वो जुड़ेंगे। तो नोट कर लीजिए अश्विनी के टाइम्स और CNBC आवाज़ पर फिर से आप उनको सुन सकते हैं इन सब वक्तों पर। और एक बात और आपको याद दिलाता हूं, देखिए कल सुबह इस शो में जो अनुज ने कही थी, अनुज कह रहे थे कि आपको IT शेयरों में तेजी देखने को मिलेगी और देखिए क्या जोरदार तेजी दिखा रहा था IT सेक्टर और ऑटो सेक्टर। ये दो सेक्टर्स थे जो हमने बाजार खुलने से पहले आपको बताए थे कि यहाँ पर आपको लॉन्ग साइड पर मौके मिलेंगे और वो मिले। और अनुज हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। अनुज, स्वागत है आपका। अब बढ़िया कॉल था कल का, ये बताइए आज का क्या कॉल है? गुड मॉर्निंग हेमंत। देखिए कल एक कॉल ये भी था कि शायद आपको सेलिंग में ज़्यादा बैंक निफ्टी इस समय जो एक मैक्रो ट्रेड बन गया था कल कि सेल बैंक निफ्टी और बाय IT, और उसमें निफ्टी कहाँ बैलेंस होता है वो देखना होगा। अब मैं काफ़ी हद तक अश्विनी से सहमत हूँ कि बाज़ार में सेलिंग में ज़्यादा ट्रेड मिलेगी, लेकिन आज जो बाज़ार कर सकता है 55 पॉइंट कल गिर चुका है और आज अगर 70 पॉइंट नीचे स्टार्ट करता है तो उस लेवल पे अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो जिस स्मार्ट मनी ने कल शॉर्ट किया था, कल हमारा लॉजिकल एक आपको मैंने लेवल के साथ बोला था कि जो 20 डे मूविंग एवरेज है, हाँ 10,700 वो एक लॉजिकल लेवल है, वहां से मार्केट फिसलेगा। तो स्मार्ट मनी ने तो वहां सेल किया है और वहां पे उन्होंने काफी बड़ा सेल किया है कल, तो कल काफी लॉन्ग फंसे वहां पर। अब कल के 55 पॉइंट की गिरावट और आज के 75 पॉइंट की गिरावट के बाद स्मार्ट मनी को लगेगा कि यार मैं क्यों ना इस पैसे को बुक करूं इस समय, क्योंकि 120-130 पॉइंट मिल रहे हैं। तो एक आप ट्रैप हो सकते हैं शॉर्ट साइड पर आज, अगर आप पहली टिक में शॉर्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको 10 बजे तक देखना होगा मार्केट में क्या लो बनता है और उस लेवल से अगर रिकवरी आ रही है कि नहीं। उस लेवल से अगर रिकवरी आती है उसके बाद शायद वापस एक शॉर्ट ट्रेड बनेगी, क्योंकि तब तक आपके सारे वीक शॉर्ट्स ट्रैप हो चुके होंगे। बड़ी ट्रेड शायद शॉर्ट साइड पे ही बनेगी, लेकिन इंट्राडे में आपको एक लॉन्ग साइड की ट्रेड भी मिलेगी, उसको आपको ध्यान रखना है। वो ट्रेड आपको कब मिलेगी? करीब 9:30 बजे करीब, अगर मार्केट लो नहीं तोड़ता है, 70-80 पॉइंट नीचे गिरने के बाद ज़्यादा नहीं करता है तो, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी जैसे कहते हैं ना निम्बल फुटेड ट्रेडर होना पड़ेगा। या तो फिर आप वेट करिए कि एक डिक्लाइन के बाद थोड़ी रैली आती है और फिर सेलिंग करिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, कल यूरोप में बहुत बड़ी डिक्लाइन थी और US काफ़ी गिर चुका था। आज 1:30 बजे जब यूरोपियन मार्केट्स खुलेंगे तो अगर वहां पर रिकवरी स्टार्ट होती है और डाउ फ्यूचर्स भी आपको रिकवरी दिखाते हैं तो सेकंड हाफ में थोड़ी बाइंग भी आ सकती है। जो एक बड़ी शॉर्ट ट्रेड थी वो कल थी, आज शायद एक बड़ी शॉर्ट ट्रेड आपको उस लेवल पे ना मिले। आज शायद हो सकता है शॉर्ट्स भी ट्रैप हो इस मार्केट में। लेकिन एक चीज जो साफ हो गई है कि 10,700 इस मार्केट के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है और वहां पर अगर किसी भी लेवल से जाता है तो वहां पर सेलिंग दिखती है। और नीचे के लेवल में मैं देखूंगा कि जो पुराना बॉटम था उससे हम हायर बॉटम बनाते हैं या फिर लोअर बॉटम बनाते हैं, उससे एक बड़ी ट्रेड निकल के आएगी। और लेकिन मिड कैप्स में थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि मिड कैप्स में 2-3 दिन में जो रैली हुई है मुझे लग रहा है उस पर काफी रिस्क है इस समय।
ओके तो एक खास बात जो इस वक्त आपको अनुज बता रहे हैं वो ये कि बाजार में आप बड़ी गिरावट के ऊपर शॉर्ट करके फंसे नहीं, इंतजार करें एक बाउंस का, बाजार को स्टेबलाइज होने दें और उसके बाद सोचें कि अगला ट्रेड क्या लेना है। दुनिया का माहौल देख करके तुरंत कोई ट्रेड ना करें। शुक्रिया अनुज आपका इस अपडेट के लिए। तो आज की ये स्ट्रैटेजी अब देखना होगा। 10,550 के आसपास के सपोर्ट लेवल्स जो हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे उसके नीचे खुलने की तैयारी में है। क्या 10,500 के करीब शुरुआत हो सकती है, जो कि सुबह सुदर्शन बात कर रहे थे। तो मार्केट किस लेवल पर खुलता है, इसके बाद आज के लिए इंडेक्स की नई रणनीति हम फिर से अपने एक्सपर्ट से लेंगे और उसके ऊपर फिर आगे की बात करेंगे। लेकिन कुछ एक स्टॉक्स जिन पर नज़र होनी चाहिए। अभी एक और अपडेट भी निकल कर आ रहा है ग्लेनमार्क के लिए, नतीजे के अलावा कि उनके प्लांट पर कुछ आपत्तियां भी जाहिर की गई हैं और इसको देखते हुए शायद यहाँ पर आपको दबाव और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे। किरण, इस चार्ट पर नज़र डालिए। आपके आने से पहले हम बात कर रहे थे ग्लेनमार्क पे, क्या आपको आज के दिन शॉर्ट के लिए क्या लेवल्स दिखाई देते हैं? 532 का क्लोज है कल का। प्रदीप जी, शॉर्ट करके ही चलना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 540 542 लेवल्स पे है और जो पुलबैक रैली आई थी वो लेवल क्रॉस करने में नाकामयाब हो चुका है। तो मेरा मानना है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट है जो 490 के लेवल्स के करीब है, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम 490 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आएंगे। आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 524 के नीचे अगर कंसिस्टेंटली रहता है तो मैं 490 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट करने की सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो दबाव में ही है लगातार ये स्टॉक। चलिए एक और दमदार एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समित चौहान। समित, स्वागत है आपका। बताइए निफ्टी पर कॉल क्या है और आपके पिक्स क्या हैं? मॉर्निंग, देखिए निफ्टी की अगर बात करें तो कल 10,700 704 के आसपास हमने एक शॉर्ट कॉल भी लिया हुआ था। इमीडिएटली 10,660 से 10,630 के हम लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो ऑलमोस्ट आ गए। बट आज गैप डाउन ओपनिंग होगी तो वो क्लियरली 10,700 फॉर अ टाइमिंग एक टॉप बन गया। तो हमें नहीं लगता कि इमीडिएटली आपको एक 2-4 दिनों में ये लेवल ब्रेक करते हुए दिखेगा। तो ऊपर की तरफ सेलिंग प्रेशर आएगा। बट अभी 2 दिनों में हम एक्सपायरी की तरफ भी मूव कर रहे हैं। तो 10,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। कल जो हमने क्लियरली जो मार्केट में करेक्शन देखा है, निफ्टी में एफआईआईज ने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की है। एट द सेम टाइम जो बैंक निफ्टी में हमने करेक्शन देखा है वो मोर ऑफ अ लॉन्ग अनवाइंडिंग है। तो आज के लिए अगर हम देखें तो 10,500 का काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, क्योंकि पुट का जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है OI कॉन्सेंट्रेशन वो 10,500 के आसपास है। तो फिलहाल अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और 10,520 के आसपास 500 के आसपास अगर निफ्टी स्लाइड होता है तो वहाँ पे एक बार आपको शॉर्ट कवर करने चाहिए। फिर एक निफ्टी में थोड़ा हम कंसोलिडेशन या बाउंस बैक भी देख सकते हैं। बट ओवरऑल अगर देखें तो आपको ऊपर की तरफ मार्केट में सेलिंग प्रेशर दिखेगा। एज फार एज दोनों इंडिविजुअल स्टॉक्स है कंसर्न, एक बाय एक सेल रहेगा। बाय इन्फोसिस में रहेगा। ओवरऑल निफ्टी आईटी ने रिसेंटली एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। 2 दिनों से करेक्ट हुए। इन्फोसिस की बात करें तो 1200 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपका बन रहा है। 1197 के स्टॉप लॉस से इसको खरीदा जा सकता है। 1252 का टारगेट रहेगा। और शॉर्ट साइड पे PSU बैंक्स में कैनरा बैंक जो रिसेंटली एक अच्छी खासी हमने रिकवरी देखी थी, डिस्पाइट मोस्ट ऑफ द PSU बैंकिंग गिविंग ब्रेकआउट, कल हमने वो फॉल्स ब्रेकआउट होते हुए दिखे। तो वो फॉल्स ब्रेकआउट हमें लगता है कि और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर इसमें ला सकता है। तो कैनरा बैंक में सेल करने की सलाह होगी। टारगेट 245, स्टॉप लॉस 261 का रहेगा। तो कैनरा बैंक के नतीजे भी आ जाएं तो नतीजों से पहले सेल करने की राय है। मेरी राय भी यही थी, स्टॉक 2020 में कैनरा बैंक सेल करना चाहिए। बहरहाल इस स्टॉक पर रखिएगा नज़र। टारगेट्स आपको टेक्निकल आप एक्सपर्ट दे रहे हैं 245 के हो सकते हैं। और कौन से स्टॉक्स थे जो आज स्टॉक 2020 में नीरज और मैंने आपको सुझाए थे, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्री ओपनिंग ट्रेड हाजिर करेंगे आपके सामने। भेल इस हफ्ते 11% की रैली दिखा चुका है। नतीजे अंदर से देखे तो कमज़ोर थे, इस पर रहेगी नज़र। और नज़र रहेगी जुबिलेंट फूड वर्क्स पर। कल 5-6% गिर गया था ये स्टॉक। और देखिए खबर ये आई है कि प्रमोटर्स की कोई हिस्सेदारी बेचने की दरअसल योजना नहीं है। जो रूमर्स चल रहे थे वो गलत थे। तो क्या आज रिकवरी देखने को मिलेगी जुबिलेंट फूड वर्क्स में, इस सब पर बात करेंगे। चार्ट का चैलेंज भी आपके सामने हाजिर करेंगे। बाजार की शुरुआत कैसी हो सकती है इस पर नजर होगी। और नजर होगी रुपए की ओपनिंग पर, जिस तरह से करेंसी मार्केट में दबाव देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि आज एक कमजोर ओपनिंग हो सकती है। इस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद।